दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट से बिल्कुल ये हट करके काम करेगी। क्योंकि दोस्तों रीज़न है, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ये है कि देश के ऐसे 4 महत्वपूर्ण पिलर हैं जिनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि अगर ये लोग गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है या फिर डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज मैं उन सभी पिलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो महत्वपूर्ण पिलर है वो है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों वो है यूपीएससी है। कौन सी है दोस्तों? यूपीएससी है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो दोस्तों यहाँ पे कौन है? सीएजी है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल है। जो चौथा पिलर है वो है यहाँ पे जुडिशियरी है। क्या है? जुडिशियरी है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे चौथा पिलर कौन सा हो गया? जुडिशियरी हो गया। मतलब ये 4 चीजें, कितनी चीजें? ये 4 चीजें हैं जो कि क्या करती हैं? भारत के लोकतंत्र को बचा के रखती हैं, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देती हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे लगता है कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, वो तो एक पॉलिटिकल इशू है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एग्जांपल तो मैं ले ही सकता हूं। दोस्तों पहले पिलर के बारे में बात कर लेता हूं, वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? देश में चुनाव का संचालन कराना। और चुनाव कैसा होना चाहिए? एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक रियल लीडर जिसको देश की जनता ने चुना है वो क्या होता है, यहाँ पर आकर के एक लीडर के रूप में आता है और यहाँ पे क्या करता है? शासन को संभालता है। ठीक है, तो अब अगर दोस्तों जो चुनाव हो रहा है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ ना हुआ तो कोई गलत नेता आ जाएगा और आकर के हमारे संसद में बैठेगा और यहाँ पे क्या करेगा? लोकतंत्र की हत्या करेगा, कोई गलत नियम बनाएगा और वो क्या करेगा? पूरे देश में लागू करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सही नेता लाने के लिए हमें इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मैं दूसरे पिलर के बारे में बात करता हूँ जो कि है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों ये भी एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका ट्रांसपेरेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि देश की आज़ादी हुई। ठीक है, अब देश की आज़ादी होने के बाद अब क्या होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या करती है? सरकार इंप्लीमेंट करती है। लेकिन उस टाइम चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, ये चीजें किसको दे दी गई थी? राज्य सरकार को दे दी गई थी कि राज्य सरकार का विषय है कि वो स्थानीय प्रशासन को कैसे संभालेगा। उस टाइम दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी। वहां पे कौन? डीएम, एसडीएम, यही लोग क्या करते थे? प्रशासन को संभालते थे और यही लोग क्या करते थे? जनता के रिप्रेजेंटेटर हुआ करते थे। तो दोस्तों क्या है कि जो बड़ी बड़ी सरकार की स्कीम आती थी, एक्चुअली यूपीएससी में है क्या? अब एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है? एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है कि ये सरकार की जो नीतियां होती हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करवाता है, उनको एक देश के अंतिम व्यक्ति तक की लेके जाता है, देश के अंतिम व्यक्ति को इसके लाभ पहुंचाता है। जैसे कोई योजना आती है सरकार का, उस योजना का जो लाभ है देश के अंतिम व्यक्ति कौन है? हम और आप लोग हैं, जिसके लिए ये योजना बनाई गई है, वहां तक कि इसका लाभ को पहुंचाना ये एक किसका काम है? यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, इनका दोस्तों ये काम होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये क्या है? एक ऑल इंडिया सर्विसेज है। क्या है दोस्तों? एक अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा का जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 312 में कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हमने किसके बारे में बात किया? यूपीएससी के बारे में बात किया। तो हुआ क्या था उस टाइम? हुआ ये था कि जो स्कीम्स आती थी वो क्या होती थी? वो बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना आई। अब क्या है कि जो डीएम है उसने क्या की, अब गरीबों के लिए जो लोग एक्चुअल में इसके हकदार है, जिनको ये चीजें मिलना चाहिए, ठीक है, अब उनको क्या करते हैं? ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन क्या है, डीएम के बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है, जिनके खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। अब ये स्कीम क्या हो जाती है? ये उन तक की पहुंच जाती हैं जो एक्चुअल में रिच पीपल थे, रिच लोग थे, जिनको ये पात्र नहीं थे। तो दोस्तों ये चीज कहां पहुंच गई? ये उनको पहुंच गई। तो यहां पे एक यूपीएससी में अगर सरकार के लोग बैठेंगे तो दोस्तों ये अपना फायदा करेंगे या फिर अपने मित्रों का फायदा कराएंगे, और जो जिसके लिए जो चीज बनी है, ठीक है, उनको इसका लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यूपीएससी का भी ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। एक रियल कैंडिडेट आए, ठीक है, अपनी प्रतिभा को लेकर के वो व्यक्ति आए और एग्जाम क्रैक करे, एबिलिटी के साथ ऊपर आए और लोक निर्माण में काम करे और सरकार के साथ मिल करके सरकार की नीतियों को आगे पहुंचाए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें देश का विकास करना है
तो इसका मतलब हमें अंतिम व्यक्ति का विकास करना है, और अंतिम व्यक्ति का अगर विकास करना है तो जो इंस्टीट्यूशन है जो चीज़ों को रेगुलेट कर रही है उसका ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सीएजी के बारे में। ये एक क्या है, तीसरा पिलर है, ये भी एक महत्वपूर्ण पिलर है। एक्चुअली होता क्या है, सीएजी काम क्या करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। यहाँ पे दोस्तों नियंत्रक वर्ड जो लिखा है ये तो निरर्थक है। निरर्थक मतलब इसकी वैलिडिटी नहीं है। ये जो सीएजी है ये ऑडिटिंग का काम तो करती है लेकिन नियंत्रक का काम नहीं करती। नियंत्रक मतलब क्या, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, तो कंट्रोल तो नहीं करती है। अब जैसे बजट पारित होता है दोस्तों, मान लीजिए कि सरकार का बजट पास होता है। अब बजट में कितना पैसा किसको एलोकेट किया जाएगा, कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें कंट्रोलर का कोई काम नहीं है। सरकार का खर्चा कितना हुआ, सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया। सपोज कीजिए कि फ्रांस से हम लोगों ने क्या किया था, राफेल विमान खरीद के लाए थे। डसाल्ट एविएशन कंपनी के साथ हमारी डील हुई थी। तो डसाल्ट एविएशन की कंपनी की जो डील हुई है इंडिया के साथ में, वो फेयर थी कि नहीं थी? फेयर का मतलब उसमें कोई घोटाला तो नहीं था। इसका जो ऑडिटिंग होती है वो कौन करता है, सीएजी करता है। तो सीएजी भी अगर सरकार से मिल जाएगी, क्योंकि भाई डसाल्ट एविएशन से विमान कौन खरीद के ला रहा था, सरकार खरीद के ला रही थी। अगर सरकार की चीजें, ठीक है, अगर ये लोग सरकार का साथ देंगे तो सरकार ने क्या कर दिया, अपने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। अब अपने लोगों को अगर लाभ पहुंचाएंगे और उनकी ऑडिटिंग अगर इन्हीं के दोस्त करेंगे तो भाई अपने दोस्त को तो बचा लेंगे ना वो। तो सीएजी का फेयर होना बहुत जरूरी है, सीएजी का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहाँ पे सीएजी भी क्या है, एक देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या दिया गया है, इसको भी सरकार से अलग रखा गया है, क्योंकि सरकार का दोस्त नहीं हो सकता है। अगर सरकार का दोस्त हो जाएगा तो चोर चोर मौसरे भाई हो जाएंगे, उनकी चीजों को हाँ कर देंगे, उनके गलत खर्चों को भी ये क्या बोलेंगे, सही कर देंगे। बाकी इनके बारे में डिटेल से बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जुडिशियरी, न्यायपालिका। दोस्तों इसका भी सरकार से अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या होगा, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या है, दोनों ही अलग चीजें हैं। कार्यपालिका क्या करेगी, नियम को बनाएगी, विधायिका कार्यपालिका मिलकर के नियम को बनाएंगी, उनको इंप्लीमेंट करेंगी। लेकिन वो जो देश के नियम बनाए गए हैं वो फेयर है कि नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, वो किसी के राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। उसका जो इंस्पेक्शन होगा, उसकी जो जांच होगी, वो कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा। कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा। इस वजह से दोस्तों जुडिशियरी का सही होना बहुत जरूरी है। जुडिशियरी भी अगर सरकार के साथ मिल जाएगी तो सरकार के गलत कामों को क्या करेगी, सही साबित कर देगी, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? कोई भी नियम जाता है, अब जैसे अभी जो हमारे वर्तमान जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या किया उन्होंने, इंस्पेक्शन मांग ली, जांच बिठा दिया, क्योंकि भाई सर्वोच्च बॉडी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय का ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सरकार के गलत कामों को भी सही कर देगी तो भाई क्या है, अभी स्टेट बैंक को फटकार लगाई ना इन्होंने कि आप हमें लाइए, रिपोर्ट दीजिए। स्टेट बैंक ने कहा हम नहीं देंगे, तो कहा कि आप लाइए, नहीं तो हम न्यायालय की अवमानना लगा देंगे, आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे आपके ऊपर। तो अब स्टेट बैंक को क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जुडिशरी का फिट होना बहुत जरूरी है। तो ये चारों ही पिलर क्या हैं, देश के लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इनको जानना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे दोस्तों हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग की है, बाकी इनकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, प्लेलिस्ट बना दूंगा इनकी मैं, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग से, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का दोस्तों स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में इलेक्शन कमीशन एक सदस्यीय संस्था के रूप में काम करता था। मतलब एक ही इलेक्शन कमीशन होगा, कमिश्नर होगा, वही क्या करेगा, चुनाव का संचालन कराएगा, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ में, ठीक है। दोस्तों 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक की दोस्तों हुआ क्या कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सदस्य के रूप में क्या कर रही थी, काम कर रही थी। दोस्तों इसके बारे में अगर बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद संख्या 324 के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसको गठन किया गया है। आर्टिकल नंबर 324 में प्रोविजन किया गया है कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोविजन क्या है हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 1950 से लेकर के 1989 तक की दोस्तों क्या है, एक सदस्यीय संस्था के रूप में क्या कर रही थी, इलेक्शन कमीशन काम कर रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है,
61वां संविधान संशोधन होता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो एज थी वोट डालने की वो 21 से कितनी हो गई दोस्तों, 18 पहुंच गई। कितनी हो गई, 21 से मतलब 18 हो गई। अब 18 साल का व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। दे गॉट द वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों 16 अक्टूबर 1989 से प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर दिया कि अब ये मल्टी मेंबर के रूप में काम करेगी, मतलब कि यहाँ पे एक से अधिक लोग होंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में कितने हैं, 3 सदस्यीय संस्था के रूप में क्या कर रही है, काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। दोस्तों यहाँ पे जितनी चीजें मैंने समझाई हैं आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे इनके कार्यकाल के बारे में बात करूंगा, ठीक है, इनकी पावर्स के बारे में बात करूंगा, इनको कौन रख सकता है कौन हटा सकता है, क्योंकि ये सारी फैक्ट सभी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें जानने के लिए, और ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें एक ऐसा जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और सरकार कैसे डिसीजन लेती है। लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है, लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है, जिसकी वजह से सरकार हमेशा क्या करती है, गलत काम करती है और लोग उसमें घूम-आज करते हैं, लोग उसमें मैनिपुलेट हुआ करते हैं, क्योंकि पीपल्स डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन, दे डोंट हैव द अवेयरनेस, दे आर नॉट अवेयर राइट नाउ, ठीक है। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें हमें जनरली ऐसे भी पता होना चाहिए। दोस्तों कांग्रेस ने यही काम किया था। कांग्रेस ने भी यही काम किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कांग्रेस क्या कर रही थी, एक कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क कर रही थी। कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या है कि लोगों को वो जगा रही थी, उनके दिमाग को जिंदा कर रही थी, उनको बता रही थी कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कैसे सरकारें, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है, ठीक है, हमारा दोहन कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमें गुलाम बनाती जा रही है। इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन दोस्तों कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क, जिनको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता था। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस गांव-गांव घूमती थी, नुक्कड़ नाटक किया करती थी, ये सारी चीजें हुआ करती थी, गीत के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से लोगों को अवेयर करती थी, उनको बताती थी कि दे हैव सच राइट्स, ठीक है। तो लोग अवेयर होते थे, उनको पता चलता था ओ माय गॉड मेरे पास ये भी राइट्स था, ठीक है। तो दोस्तों अब वो टाइम आ गया है कि लोगों को उनकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। पीपल शुड नो अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा मजबूत हमारा देश होगा, फिर हम लोग डेवलपिंग कंट्री नहीं रह जाएंगे, हम लोग फिर डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 में मैंने तो ये बता दिया है ये सारी चीजें, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं इसके बारे में बात करता हूं, फिर सेकंड पार्ट में बात करूंगा मैं अदर चीज़ों के बारे में, इनकी पावर्स एंड कंट्रोल्स एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।